डियर स्टूडेंट, आज अपने उत्परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उत्परिवर्तन की परिभाषा कि किसी जीव के लक्षण में आकस्मिक एवं वंशागत परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। कि जीव के अंदर अगर लक्षणों में कोई परिवर्तन होता है और वो परिवर्तन आकस्मिक होता है और वंशागत होता है, तो ऐसे परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि एक कोई पादप है और इसके अंदर लाल पुष्प होते हैं। हमने देखा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी इस पादप में लाल पुष्प होते हैं, लेकिन अगली किसी पीढ़ी में इसमें अगर सफ़ेद पुष्प हो जाएं और इनके बीजों को जब हम उगाएं तो अगली पीढ़ी में भी अगर हमें सफ़ेद पुष्प ही प्राप्त हों, तो ऐसे परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। तो लाल से सफ़ेद पुष्प प्राप्त होना एक आकस्मिक परिवर्तन है और अगली पीढ़ी में भी सफ़ेद पुष्प ही प्राप्त होना वंशागत परिवर्तन है। इस प्रकार के परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। म्यूटेशन शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले ह्यूगो डी ब्रिज नामक वैज्ञानिक ने सन 1900 में किया था। ये वही ह्यूगो डी ब्रिज हैं जिन्होंने मेंडल के नियमों की पुनः खोज की थी। उत्परिवर्तन की खोज का श्रेय ह्यूगो डी ब्रिज को दिया जाता है, लेकिन उत्परिवर्तन का प्रयोग उससे पहले ही प्रारंभ हो गया था। सेटराइट नामक एक अंग्रेज किसान ने इस उत्परिवर्तन का प्रयोग करके एक भेड़ की नई नस्ल का विकास किया था। उन्होंने एक छोटे पैरों वाली प्रभावी उत्परिवर्तन वाली भेड़ का उपयोग करके छोटे पैरों वाली एक नस्ल तैयार की थी जिसका नाम था एंकल नस्ल। तो सेटराइट ने एंकल नस्ल का विकास किया था, जो कि भेड़ की एक छोटी पैरों वाली किस्म थी। जंतुओं में मॉर्गन ने सन 1910 में ड्रोसोफिला में सफ़ेद आँखों वाली ड्रोसोफिला का विकास खोजा और इस लक्षण की वंशागति के आधार पर ही मॉर्गन ने सहलगनता की व्याख्या की थी। अब आगे अपने पढ़ते हैं उत्परिवर्तन के प्रकार। तो उत्परिवर्तन दो प्रकार का होता है, एक स्वतः उत्परिवर्तन और एक प्रेरित उत्परिवर्तन। तो अगर उत्परिवर्तन बिना किसी उपचार के, बिना किसी उत्परिवर्तजन के उपचार के अपने आप ही होता है, प्रकृति में स्वतः ही होता है, तो इसे स्वतः उत्परिवर्तन कहते हैं। ये उत्परिवर्तन बहुत कम होता है, इसकी दर बहुत कम होती है और इसकी दर होती है 10⁻⁷ से 10⁻⁴ प्रति जीन प्रति पीढ़ी। तो ये पूछा जाता है कि स्वतः उत्परिवर्तन की दर कितनी होती है, तो इसका उत्तर है 10⁻⁷ से 10⁻⁴ प्रति जीन प्रति पीढ़ी। इसका मतलब है कि अगर किसी जीव में 1 करोड़ या 100 लाख जीन हैं, तो उसमें अगली पीढ़ी में एक जीन में उत्परिवर्तन होने की संभावना होती है। इसके बाद आता है प्रेरित उत्परिवर्तन। तो जब उत्परिवर्तन किसी भौतिक या रासायनिक उत्परिवर्तन जन से उपचार करने पर उत्पन्न होता है, तो इन्हें प्रेरित उत्परिवर्तन कहते हैं। सामान्यतया जो प्रेरित उत्परिवर्तन होता है वो ठीक उसी प्रकार होता है जैसे स्वतः उत्परिवर्तन होता है, लेकिन इसकी जो दर होती है, उत्परिवर्तन की दर होती है, वो स्वतः उत्परिवर्तन से कई गुना अधिक होती है। इसके बाद आता है उत्परिवर्तन प्रेरण। तो उत्परिवर्तन प्रेरण किसे कहते हैं? तो जब हम इन भौतिक या रासायनिक उत्परिवर्तजनों का प्रयोग करते हैं और उससे जीन में उत्परिवर्तन होता है, तो इसे उत्परिवर्तन प्रेरण कहते हैं।
तो उत्परिवर्तक जनों के प्रयोग से या उनके उपचार से जब उत्परिवर्तन होता है तो इसे उत्परिवर्तन प्रेरण कहते हैं। उसके बाद आता है उत्परिवर्तजन। तो जो भी कारक उत्परिवर्तन पैदा करते हैं उन्हें उत्परिवर्तजन कहते हैं। उत्परिवर्तजन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, भौतिक उत्परिवर्तजन और रासायनिक उत्परिवर्तजन। तो भौतिक उत्परिवर्तजन में सामान्यतया विकिरण आती हैं। तो ये विकिरण एक्स रेज, गामा रेज और यूवी रेज होती हैं। तो जिन विकिरणों में एनर्जी ज़्यादा होती, ऊर्जा ज़्यादा होती है, तो वो जीन में परिवर्तन कर सकती है, डीएनए में परिवर्तन कर सकती है, और ऐसे उत्परिवर्तजन को भौतिक उत्परिवर्तजन कहते हैं। इसके बाद आता है रासायनिक उत्परिवर्तजन। तो अनेक रसायन भी ऐसे होते हैं जो कि डीएनए में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ऐसे रसायन रासायनिक उत्परिवर्तजन कहलाते हैं। कृषि रसायन में जैसे कि कीटनाशक, कवकनाशक, तो जितने भी अपने जहर फसलों में प्रयोग करते हैं वो सारे ही रासायनिक उत्परिवर्तजन की तरह कार्य कर सकते हैं, और जो फसल है उसमें ये जीनों में परिवर्तन कर सकते हैं, उनके लक्षणों में ये परिवर्तन कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आता है उत्परिवर्तन प्रजनन। तो एक्स किरणों की खोज होने के बाद मुलर ने 1927 में एक्स रेज का उपयोग करके फसलों के लक्षणों में परिवर्तन किया, और उत्परिवर्तनों के उपयोग से किसी जीव में उत्परिवर्तन प्रेरण को उत्परिवर्तजनन कहते हैं। और इस प्रकार उत्परिवर्तजनों का पादप प्रजनन या फसल सुधार में उपयोग उत्परिवर्तन प्रजनन कहलाता है। तो उत्परिवर्तन प्रजनन की परिभाषा क्या हो गई कि उत्परिवर्तजनों का पादप प्रजनन या फसल सुधार में उपयोग उत्परिवर्तन प्रजनन कहलाता है। तो जब हम उत्परिवर्तन का प्रयोग नई किस्म या अच्छे लक्षणों वाली किस्म के विकास में करते हैं तो इसे उत्परिवर्तन प्रजनन कहते हैं। इसके बाद आता है उत्परिवर्तन प्रजनन की विधि। तो उत्परिवर्तन का प्रयोग करके जब हम नई किस्म तैयार करते हैं तो उसे उत्परिवर्तन प्रजनन कहते हैं। और इस क्रिया की जो विधि है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि किसी भी फसल के हम बीज ले लेते हैं और इन बीजों को हम उत्परिवर्तजन से उपचारित करते हैं। इन बीजों को हमने क्या किया, उत्परिवर्तजन से उपचारित किया। उपचारित करने के बाद इन बीजों को हम बो देते हैं, और प्रथम वर्ष में हमें जो पादप प्राप्त होते हैं इनको हम कहते हैं M1 पीढ़ी, और ये साल है प्रथम वर्ष। प्रथम वर्ष में जो पादप हमें प्राप्त होते हैं इनके अंदर हम स्वपरागण करवाते हैं, और स्वपरागण के बाद जो बीज हमें प्राप्त होते हैं इन बीजों को हम अलग अलग इकट्ठा कर लेते हैं। प्रत्येक पादप से हम में जो बीज प्राप्त होंगे उनको हम अलग अलग रखेंगे, और इन बीजों को दूसरे साल में हम अलग अलग क्यारियों में बो देंगे। जैसे कि इस पादप से हमें जो बीज प्राप्त हुए वो हमने अलग इकट्ठे कर लिए, और इन बीजों को हमने इस क्यारी में बो दिया। इस पादप से जो हमें बीज प्राप्त हुए वो हमने अलग इकट्ठे किए, और दूसरी साल में उसको हमने
इस क्यारी में बो दिया। तो इस प्रकार से हम पहली साल में जो पादप हमें प्राप्त होते हैं उनके बीजों को अलग इकट्ठा करते हैं और दूसरी साल में इनको अलग अलग क्यारियों में बो देते हैं। दूसरी साल में हमें जो पादप प्राप्त होते हैं उसमें हम जो अच्छे पादप होते हैं, जो ज़्यादा उर्वर होते हैं, ओजपूर्ण होते हैं और जिनमें बीजों का निर्माण सामान्य रूप से होता है, उन पादपों का हम चयन करते हैं। और जो बंदे होते हैं या जो असामान्य पौधे होते हैं उनको हम हटा देते हैं। और इसमें भी हम एकल संतति का चयन करते हैं, मतलब एक पादप का जो चयन हम करेंगे उसके बीजों को अलग रखेंगे। जैसे इस क्यारी में हमने 2 पादप का चयन किया तो इनके बीजों को हम अलग अलग रखेंगे। इस क्यारी में जो पादपों का चयन करेंगे तो इनके बीजों को भी हम अलग अलग रखेंगे। इस प्रकार से एकल संतति का हम चयन करते हैं। एकल संतति का चयन किया जाता है, अच्छे लक्षणों वाली संतति का हम चयन करते हैं और इन बीजों को फिर हम तीसरे साल में उगाते हैं, जिससे हमें जो पीढ़ी प्राप्त होती है इसको M3 पीढ़ी कहते हैं। और इन बीजों को भी हम प्रत्येक पादप से जो बीज हमें प्राप्त होंगे उनको हम फिर से अलग अलग क्यारियों में उगाएंगे। M3 में जो हमें पादप प्राप्त होंगे उनमें भी हम जो सबसे अच्छे पादप होंगे प्रत्येक क्यारी में उनका एकल पादप संतति का चयन करेंगे। मतलब उसके बीज, प्रत्येक पादप के जो बीज होंगे उनको हम अलग अलग इकट्ठा करेंगे और उसको हम फिर से चौथे साल में अलग अलग क्यारियों में बोएंगे। चौथे साल में जो हमें पीढ़ी प्राप्त होगी वो होगी M4 पीढ़ी। तो M4 पीढ़ी में भी हम जो M3 पीढ़ी में हमने जो पादपों का चयन किया है उनको अलग अलग क्यारियों में बोएंगे। M4 पीढ़ी में जो एकल संतति हमने उगाई थी उसमें जो वियोजजित पादप होंगे उनको हम निकाल देंगे, उनको हम अलग कर देंगे और जो समयुग्मजी संतति होंगी उनके बीजों को हम इकट्ठा करेंगे और उन सबको हम अब की बार अलग अलग ना रख के एक साथ इकट्ठा कर लेंगे। तो जैसे मान लो कि इस क्यारी में 2 पादपों का आपने चयन किया, इस क्यारी में आपने 3 पादपों का चयन किया, इस क्यारी में 2 पादपों का चयन किया। तो इन सभी क्यारियों में जितने पादपों का आप चयन करेंगे उनके बीजों को हम अब की बार अलग अलग ना रख कर एक साथ इकट्ठा कर लेंगे। तो इसको कहते हैं पुंज में इकट्ठा करना। तो M4 के बीजों को हम पुंज में इकट्ठा कर लेंगे और 5वें साल इसको एक मानक किस्म के साथ बोएंगे। तो जैसे M4 से हमें जो बीज प्राप्त हुए उसको हमने इस क्यारी में बो दिया और जो इस फसल की ऐसी किस्म जो अभी मार्केट में अवेलेबल है, मार्केट में जो मिलती है और जिसकी उपज काफ़ी अच्छी है उसको हम इसके साथ बोएंगे दूसरी क्यारी में। तो इस प्रकार 2-3 क्यारियों में हम जो M4 के बीज हैं उनको बो देंगे और 2-3 क्यारियों में जो मानक किस्म है उसको हम बो देंगे। और अब इन दोनों का हम करेंगे उपज परीक्षण, जिसको प्राथमिक उपज परीक्षण भी कहते हैं। तो हम इसमें यहाँ पर चेक करेंगे कि मानक किस्म की उपज ज़्यादा है या जो हमने उत्परिवर्तन से जो नई किस्म तैयार की है उसकी उपज ज़्यादा है। तो अगर मानक किस्म की उपज ज़्यादा है तो हम इस प्रोजेक्ट को यहीं पर रोक देंगे। लेकिन अगर हमने जो किस्म तैयार की है उसकी अगर उपज ज़्यादा है तो इनके बीजों को हम इकट्ठा कर लेंगे इन क्यारियों में। इन सभी पौधों को एक साथ काट लेंगे हम और इनके बीजों को इकट्ठा कर लेंगे और फिर अगले 3 साल, 6ठे साल, 7वें साल और 8वें साल इन बीजों को हम वैसे ही मानक किस्म के साथ उगाएंगे। तो यहाँ पर जैसे आपने आपकी किस्म के बीजों को उगाया और इसके साथ में मानक किस्म के बीजों को उगाया। अब इन 3 सालों में हम उपज के साथ
अन्य गुणों का भी अन्य लक्षणों का भी अध्ययन करेंगे। जैसे कि ये जो आपने किस्म तैयार की है, ये कितना सूखा प्रतिरोधी है, कितना रोग प्रतिरोधी है। तो अन्य जो लक्षण हैं उनमें भी एक नई जो किस्म है वो मानक किस्म से अच्छी होनी चाहिए। और इस प्रकार के अध्ययन को कहते हैं समन्वित उपज परीक्षण। तो हम 3 साल के लिए समन्वित उपज परीक्षण करेंगे मानक किस्म के साथ। और अगर समन्वित उपज परीक्षण में भी जो ये नई किस्म तैयार हुई है ये मानक किस्म से अच्छी है, तो हम 9वें साल में जो हमें 8वें साल में बीज प्राप्त होंगे उनको बड़ी संख्या में उगाएंगे और उनका गुणन करेंगे, जिससे हमें अधिक मात्रा में बीज प्राप्त हो। और 9वें साल में जो बीज हमें प्राप्त होंगे उनको हम आगे किसानों में वितरित कर देंगे, जिससे हमें एक नई किस्म प्राप्त होगी। तो इस प्रकार उत्परिवर्तन का प्रयोग करके आप किसी भी फसल की नई किस्म का विकास कर सकते हैं। ये उत्परिवर्तन प्रजनन की विधि है। इसके बाद आता है उत्परिवर्तन प्रजनन का प्रयोग। तो उत्परिवर्तन प्रजनन का उपयोग हम फसल की उपज को बढ़ाने के लिए और उसके साथ अन्य मात्रात्मक लक्षणों में सुधार करने के लिए कर सकते हैं। तो उत्परिवर्तन प्रजनन का प्रयोग फसल सुधार में व्यापक रूप से किया जा सकता है। तो ये उत्परिवर्तन का प्रयोग करके हम कैसे फसल सुधार कर सकते हैं, ये आपके पहले चैप्टर में जो टॉपिक था उसका हमने अध्ययन किया। आगे हम पढ़ेंगे बहुगुणिता के बारे में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो जैसे ही मैं वीडियो डालूं तो आपको वो तुरंत ही मिल जाए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।